Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 13. The chapter name is sound. In today's class, we discuss a new topic 13.5 about amplitude, time period and frequency of a vibration. It is very important topic in this chapter. Okay, so now let's start. वी हैव देखिए एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस डायग्राम को हम अच्छे से देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए हम सपोज करते हैं, आपने पेंडुलम देखा होगा, वो इस तरीके से थ्रेड से बंधा होता है और नीचे एक बॉब होती है, यानी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद में क्या होता है कि जब ये मूव करता है तो एक थोड़ी सी दूरी पर जाता है और एक इधर जाता है, दोनों तरफ मूव करता है। तो सपोज करते हैं कि इस जगह पर जाता है वो यहाँ पर और इधर जाते हैं तो वो यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं अगर ए बोलती हूँ और इसको बी और इसको सी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आपको तीनों वर्ड का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसीलिए आप प्लीज फोकस्ड रहें यहाँ पर। ठीक है, एक पेंडुलम है जिसमें एक बॉब लटकी हुई है। अब वो ए साइड से एक बार बी साइड में जाती है और वापस से सी साइड में आती है। आपने देखा है ऐसा होता है। ठीक है ना, तो कभी ए साइड में जाएगी और एक कभी बी साइड के अंदर जाएगी। क्लियर, हमें इसके अंदर देखिए जब वो ए साइड के अंदर जाती है और बी साइड में, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? जब बॉल बी डायरेक्शन में जाकर वापस ए में आकर वापस ए से सी डायरेक्शन में जाकर वापस बी डायरेक्शन में आती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि भाई एक ऑसिलेशन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी हो गई? एक तो बी हो गया और एक सी हो गया। तो जो मोशन है बॉब का पेंडुलम में वन एक्सट्रीम पोजीशन से अदर एक्सट्रीम पोजीशन तक और बैक वापस से वो वापस उस एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, तो उसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन बोलते हैं। सपोज करते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ये यहाँ से होते हुए इधर, फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरा क्या कहलाएगा बेटा? आपके वन ऑसिलेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम इसी चीज को इस तरीके से देखते हैं, जब भी वाइब्रेशंस होते हैं वो टू और फ्रो इस तरीके से है, उसमें वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम लेवल पे जो चीज जा रही है, यानी कि ये बीच में जो लाइन मैंने बनाई है, ये क्या है बेटा? ये नॉर्मल रे है। ठीक है, बीच में जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है बेटा? नॉर्मल रे है। ठीक है, अब जो ये वेव लाइक जो यहाँ से यहाँ तक गया, यानी इस नॉर्मल रे से ये बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो ठीक है, तो वाइब्रेशन जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है, यानी जितनी ऊंचाई तक, नॉर्मल से जितनी ऊंचाई तक वाइब्रेशन की वो वेव जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज अपन अगर इस पिक्चर में देखना चाहें, तो इस पिक्चर के अंदर वो चीज क्या होगी बेटा? इस पिक्चर में वो चीज क्या हो सकती है? इस पिक्चर में देखिए, अगर ये बॉब हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है? बी तक जा रही है, तो ये ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो उसकी क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड है। आई थिंक इट्स क्लियर, एम्पलीट्यूड वर्ड क्लियर हो रहा है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? एम्पलीट्यूड है। क्लियर। सेकेंड टर्म देखिए, टाइम पीरियड। सेकेंड टर्म क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखिए, यहां से जो ये बॉल है यहाँ गई, देन आफ्टर वापस आई, देन इस डायरेक्शन में गई, देन आफ्टर आई, तो इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक है, तो यानी कि ये जो बॉल है ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से वाइब्रेशन हुआ, वापस यहाँ पर आई, तो ये जो पूरा एक साइकिल ऊपर और एक नीचे दोनों तरफ का जो होता है, इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। यानी आधा ऊपर और आधा नीचे का जो ये स्पेस है, इस पूरे को बोला जाता है टाइम पीरियड। क्लियर। चलिए हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो देखेंगे आगे। Amplitude, time period and frequency of a vibration. We have learned the to and fro motion. To and fro motion मतलब आगे और पीछे। To and fro motion means क्या हो गया? आगे और पीछे। ये जो मोशन होता है
मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, इसी को क्या बोल देते हैं, वाइब्रेशन बोल देते हैं। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इसी मोशन को हम क्या बोल देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. Oscillatory motion और time period आपको clear हो गया। ऑसिलेटरी मोशन और टाइम पीरियड क्लियर है, एक अप एंड एक डाउन जो होता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। और ऑसिलेशन मोशन किसको बोल देंगे, जो मोशन बार बार रिपीट होता रहता है, जैसे पेंडुलम एक ही स्पेस पे बार बार रिपीट होता रहता है, वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। कोई गर्ल है वो झूला झूल रही है तो बार बार आगे और पीछे लगातार होती जा रही है, उसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। टाइम पीरियड किसको बोल सकते हैं, टाइम पीरियड बोल सकते हैं एक बार वो आगे गई, देन आफ्टर वापस पीछे आई, देन वापस अपनी पोजीशन पे आई, वो वन टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने ऑसिलेशन एक सेकेंड के अंदर आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। सपोज करते हैं कि एक सेकेंड के अंदर कोई पेंडुलम है, पेंडुलम या कोई भी वाइब्रेशन है, मान लो 4 वाइब्रेशन हो जाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी क्या होगी वाइब्रेशन की, 4। क्लियर। सपोज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन एक सेकेंड के अंदर 7 हो जाते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई बेटा, 7 हो गई। बात समझ में आ रही है। सेम इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं बेटा, हर्ट्ज से एक्सप्रेस करते हैं। किससे एक्सप्रेस करते हैं, हर्ट्ज से। हर्ट्ज क्या हो गया, हर्ट्ज वो चीज हुई बेटा, देखिए जैसे हम किलोमीटर है, हम पूरा किलोमीटर बोलते हैं ना, वो किसकी है, लेंथ की, डिस्टेंस की जो मेजरमेंट है वो। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, हर्ट्ज। अब हम हर बार किलोमीटर तो पूरा नहीं लिखते हैं, किलोमीटर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, केएम लिखते हैं, के कैपिटल और स्मॉल में। सेम उसी तरीके से हम हर्ट्ज को भी कैसे लिखते हैं, इसका सिंबल क्या बना देते हैं, कैपिटल एच और स्मॉल जेड। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, इट्स सिंबल इज एच और जेड। उसको किसके कौन से सिंबल से शो करते हैं, एच और जेड। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन ऑफ 1 पर सेकेंड। एक फ्रीक्वेंसी जो है 1 हर्ट्ज कब होगी, जब 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन होगा, यानी 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन। एक चीज जो होगी वो क्या हो, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। समझ में आ रही है। तो इस पूरी फ्रीक्वेंसी को, जो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है कितने टाइम बेटा, 20 टाइम ऑसिलेट करता है, तो व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आप बता सकते हो कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जितने ऑसिलेट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। तो 20 टाइम उसने ऑसिलेट किया 1 सेकेंड के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी बेटा, 20 होगी। फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 20 होगी। तो हमने 3 वर्ड नए पढ़े हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्लियर होने आपके बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्या है, एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट क्या, टाइम पीरियड, और नेक्स्ट क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक बार मैं एम्पलीट्यूड को और वापस क्लियर कर देती हूँ। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग बॉडी, जो भी वाइब्रेट हो रहा मॉलिक्यूल उसका, या हम ऑसिलरेशन में बात करते हैं, तो वो जो बॉब था, यानी कि जो बॉल थी यहाँ पर, जो ये चीज होती है, उसका जो हाईएस्ट जगह है जहां तक वो जाती है, ठीक है ना, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, उसको बोला जाता है बेटा बॉब। तो मैं बॉब बोल रही हूँ वहां पर, बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। अगर पेंडुलम में वो बॉब है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, यही चीज क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है। यही चीज क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्लियर। जैसे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी और ए सी इज कॉल्ड है एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। अगर मैंने इसको ए बोला है, ये सपोज करते हैं हम ए है और ये बी पॉइंट है, और इधर भी मूव करेगी क्योंकि ये सी, तो ये ए बी और ए सी जो डिस्टेंस है, ए बी और ए सी जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। ए बी अलग और ए सी अलग, दोनों को मैं बी टू सी नहीं बोल रही हूँ, ए बी भी एम्पलीट्यूड है और ए सी भी एम्पलीट्यूड है।
इट इज डिनोटेड बाय अ ए। जब भी हम कोई एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं तो स्मॉल लेटर के ए से डिनोट करते हैं। और एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो डिस्टेंस को भी किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। तो एम्पलीट्यूड का मेजरमेंट भी हम किस में करते हैं? मीटर के अंदर करते हैं। क्लियर? तो एक बार वापस से, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉम्ब फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ईदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। जो डिस्टेंस हाईएस्ट होगी वो आपकी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। और एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल ए से। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? मीटर होती है, क्योंकि डिस्टेंस है ना, इस वजह से। When a body oscillate in the air, the amplitude of oscillation generally decreases due to a resistance of air. अब देखिए, आप किसी भी बॉल को इस तरीके से थ्रेड से टंगा कर इस तरीके से रख दो और धक्का दे दो, वो बॉल यहाँ से मूव होते हुए यहाँ तक जाएंगी, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे उसको 2-3 मिनट के लिए अगर लीव कर दे तो धीरे धीरे बॉल ऐसे ऐसे होती है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता रहता है? कम होता रहता है, या उतने ही मूव करते रहते हैं। या हम किसी को झूला देते टाइम फोर्स लगाते हैं तो एक मेन पॉइंट पर जाकर वापस आती है, और धीरे 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 वो जो स्विंग होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होती रहती है? कम होता रहता है। क्यों होती रहती है? क्योंकि एयर से रेसिस्ट करती है, यानी एयर उसकी मूवमेंट को रोकने का काम करती है, इसीलिए उनकी स्पीड क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। आई थिंक एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड को वापस देखते हैं। द टाइम टेकन बाय अ बॉम्ब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक पूरा ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। यानी कि जो बॉल है यहाँ से यहाँ गई, देन आफ्टर यहाँ से यहाँ आई, तो ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। इसमें जितना भी टाइम लग रहा है, इस वन ऑसिलेशन में कितना भी टाइम लग रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। इट्स क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आपको अच्छे समझ में आएगी, ये द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर जितने भी ऑसिलेशन हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अगर एक में एक, ये जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है आपके, एक सेकेंड के अंदर 20 टाइम ऑसिलेट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 होगी, ठीक है। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट। अब देखो, आप लोग क्या करते हैं, जैसे अब हमने तीनों चीजें सीख ली हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। आप अपने आसपास में आवाजें होती हैं, जिससे पंखा चल रहा है तो हमें पता पड़ता है हाँ ये पंखे की आवाज है, गेट बजता है तो हाँ ये गेट की आवाज है, बेल बजती है तो ये बेल की आवाज है, मदर बोलती है तो हाँ ये मदर की, बच्चा बोलता है तो बच्चे की, या हाँ फादर आवाज लगाते हैं तो फादर की, है ना। तो सबकी आवाज को हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं बिना देखे। भी देख के तो पता पड़ ही जाएगा हाँ ये सब्जेक्ट की आवाज है, लेकिन हम बिना देखे भी बता सकते हैं कि ये साउंड इनका है, ठीक है। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड्स इन द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? भी गेट बज रहा है, कभी बर्तन गिर रहा है, पेंसिल उठाने की जो आवाज है ना, नॉक करने की आवाज है, तो इस इतनी टाइप की आवाज होती है, चिड़िया की आवाज होती है, सबकी आवाज होती है, और हम सबको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि जो ये साउंड है वो इस चीज का है। These sound must be different to enable you recognize them। हमें डिफरेंट होता है कि भाई कैसे हम अलग अलग साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। Have you ever thought what factor make them different? क्या आप सोच सकते हो कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं जिसके कारण हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड को सुन सकते हैं? तो उसका सिंपल आंसर है बेटा, फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड एंड सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी साउंड। हर साउंड की दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी साउंड। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो जिनकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे हमें हर एक साउंड अलग आइडेंटिफाई होती है। आपने कभी भी म्यूजिक सिस्टम चलाया होगा जिसमें ग्राफ शो होता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक नॉर्मल रे होती है, जब भी म्यूजिक चल रहा होता है तो कुछ कुछ लाइनें इस तरीके से आती रहती हैं, है ना। तो वो हर साउंड की एक फ्रीक्वेंसी, ये एक तो एम्पलीट्यूड अलग होता है, और हर टाइम पे ये कुछ टाइम पे ये दूर दूर होती हैं,
कुछ टाइम पे ये बहुत पास पास में होती हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशन अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मूवमेंट हुआ है और कौन सी जगह पर हाईएस्ट मूवमेंट हुआ है, तो हर साउंड की एक अलग ये चीज होती है और इसी बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड को पहचान पाते हैं कि किसकी ये जो पर्टिकुलर साउंड है वो किसका है, क्योंकि हर साउंड या हर आवाज का एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसी के बेसिस पे हम समझ पाते हैं कि ये जो चीज है वो क्या है। ठीक है, तो in today class we discuss what is amplitude, time period and frequency. Clear? Next point is loudness and pitch. We take a next class. Okay.